जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। तीनों कानून समाजवादी पार्टी विरोध पहले भी करती थी और आज भी विरोध करती है। और मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी 1 साल या 1.25 साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा। जो चीज़ आज खराब है वो 1 साल या 3 साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं। आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीज़ें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप एसेट्स एसेट्स बेच रहे हैं जबकि सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीज़ें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीज़ें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज़ बेच देंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को ये कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को ये भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहाँ शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं।